हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज सितंबर 19 द हिंदू न्यूज़पेपर आया नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस के 3 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल हम पीएम वानी के बारे में है, प्रोजेक्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड है शांति निकेतन को यूनेस्को का टैग मिला है, उसके बारे में प्री और मीन्स दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। नेशनलिज्म के बारे में भी बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के। लास्ट आर्टिकल हम जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली ये आर्टिकल आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। टोटल हम ये 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको एडिटोरियल एनालिसिस जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जा सके। अभी रिसेंटली ट्रैवलिंग के कारण मैं जो है आपको एनालिसिस टाइम पे नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग लगातार इसे देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। साथ ही आप लोग इसको और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हम और बेहतर कंटेंट बना सकें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है अ विन विन फॉर ऑल। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है। GS1 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, GS3 में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। GS1 में आपको वुमेन एम्पावरमेंट से कनेक्ट करके पूछा जा सकता है। ये प्रीलिम्स के लिए तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह आर्टिकल बेसिकली पीएम वानी एक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर है जो 2020 में गवर्नमेंट ने शुरू किया था, और वो किस तरीके से इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जस्ट लाइक द UPI। उसके ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। अब आर्टिकल शुरू करने के पहले थोड़ी सी भूमिका बनाई जाए। जो 90s के बच्चे होंगे उन लोग बहुत आराम से जो है वाइप कर सकते हैं इस एग्जाम्पल से। आपको याद होगा PCOs, STD PCOs, जेनजी को शायद दिक्कत आ जाए। 90s वाले बच्चे जनरली अपने पापा मम्मी के साथ बाहर जाया करते थे STD पे कॉल करने, है ना। एक बूथ हुआ करता था, उस बूथ में जो है हम लोग जाके कॉल किया करते थे। जनरली इंटर स्टेट जो कॉल होते थे उसको सिर्फ STD बूथ से ही किया जा सकता था। लैंडलाइन होती थी, उसके बावजूद भी STD PCO में जाना पड़ता था क्योंकि इंटर स्टेट कॉल नहीं हो पाते थे। बहुत सारे लोगों के घर में लैंडलाइन नहीं थी उस वक्त, वो भी PCO का इस्तेमाल करते थे। बाद में एक डब्बा आने लगा जिसमें 1 रुपये जो है डालो और फिर 1 मिनट तक कॉल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या था, हर गली गली में आपको PCOs मिल जाएंगे। तो ये इंश्योर कर रहा था कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी पूरे देश में, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल है तो कोई दिक्कत नहीं, लैंडलाइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनों से। किसी को कोई काम है तो भी वो फ़ोन लगा सकता है, कोई बाहर है तो वो फ़ोन लगा सकता है। ये सब मोबाइल के पहले की बात थी। मोबाइल आने के बाद ये सब चीज़ें रिडंडेंट हो गई, लेकिन अभी इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट फिर से जो है चालू हुआ है जो पीएम वानी प्रोजेक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। क्या है वो प्रोजेक्ट, बात करेंगे। PCO का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। PCO का फुल फॉर्म क्या था, पब्लिक कॉल ऑफिसेस। मतलब आप पब्लिक प्लेस में डायरेक्टली एक ऑफिस हुआ करता था जिसमें जाके कॉल किया कर सकते थे। उसी बेसिस पे पब्लिक डेटा ऑफिसेस PDO बनाए जा रहे हैं पूरे देश में। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जैसे PCO हुआ करते थे वो क्या प्रोवाइड करते थे, कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी, उसी तरीके से PDO जो है हमारा वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। और वाईफाई कनेक्टिविटी के थ्रू हॉटस्पॉट के थ्रू पूरे देश में हम जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, मतलब ओपन टू ऑल रहेगा। कोई भी इंसान 2-4 रुपये दे के, 2 से 10 रुपये दे के ये सर्विस जो है ले सकता है। तो पूरे देश में जैसे पहले PCO हुआ करते थे हर गली में, वैसे ही अब PDO बनाए जाएंगे। यही पीएम वानी प्रोजेक्ट है। होपफुली आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यही इसी प्रोजेक्ट के बारे में जो है क्या किया गया है, ये आर्टिकल लिखा गया है। तो पीएम वानी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं शुरुआत से, जो प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है उससे रिलेटेड। अगर बात करें तो 2017 में सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया जो है प्रपोज़ किया था ट्राई ने, लेकिन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस जो एसोसिएशन थे उन्होंने इसका अपोज़ किया और उसके बाद इसे टाल दिया गया। लेकिन 3 साल बाद जब वो फेल हो गए इम्प्लीमेंट करने में अपना, उन्होंने कहा था कि हम लोग खुद प्रोवाइड करेंगे ऐसे हॉटस्पॉट, आप लोग चिंता मत करिए, सरकार को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि वो फेल हो गए, कुछ नहीं हुआ, तब 2020 दिसंबर को जो DOT था उन्होंने फाइनली अप्रूवल के लिए भेजा कैबिनेट को, और कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया और पीएम वानी प्रोजेक्ट शुरू हो गया। हालांकि कोविड के कारण जो है जो काम है इसमें वो बहुत तेज़ी से नहीं हो पाया, लेकिन
उसके बावजूद अभी ये इसमें काम बहुत तेज़ी से अभी शुरू किया है वापस और तेज़ी से चल रहा है। क्या है पीएम वानी प्रोजेक्ट? तो पीएम वानी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर पीएम का सबको पता है। वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, इसको याद करना भी ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए मेंस में। अगर आप आंसर में लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पीएम वानी प्रोजेक्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका मेन एम क्या है, जो पूरे देश में क्या है इसका मेन एम? पीडीओ प्रोवाइड करना। पीडीओ के थ्रू हम हॉटस्पॉट बनाएंगे और हॉटस्पॉट के थ्रू हम वाईफाई एक्सेस देंगे पूरे देश की जनता को। पूरे देश की जनता मतलब रूरल एरिया की बात की जा रही है। शहरों में तो सबके पास है, शहरों में भी जो है दिया जाएगा ये हॉटस्पॉट, लेकिन रूरल एरिया जो है मेन इसका टारगेट रहेगा। तो क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वाईफाई सर्विस, पब्लिक वाईफाई सर्विस प्रोवाइड करना थ्रू पब्लिक डेटा ऑफिसेस, जो पूरे देश में अलग अलग जगह फैले हुए हों। इसका मतलब चाय की दुकान हो या गुमती हो, आपको जो है वहाँ अगर हॉटस्पॉट सर्विस प्रोवाइड की जा रही होगी, अगर वो पीडीओ सेंटर है, तो आप वहाँ 2 रुपये दीजिए और वाईफाई पूरा इस्तेमाल कीजिए। सोचिए कि अगर चाय वाली दुकान में पूरे गांव के एरिया में एक चाय वाले के यहाँ अगर पीडीओ खुल जाए तो सबको आसानी से इंटरनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही जो है ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकती है पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम के लिए। क्यों हो सकती है आगे बात करेंगे। इसका बेसिकली मोटिव क्या है? ताकि जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस है उसको भी बढ़ाया जा सके। इंडिया में अगर बात करें तो टोटल 88% जो इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं वो मोबाइल डेटा का है। ठीक है, 12% केवल ब्रॉडबैंड सर्विस का है। तो ये ब्रॉडबैंड सर्विस वाला डेटा को भी बढ़ाया जाए। ब्रॉडबैंड सर्विसेज रूरल एरिया में आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। इसकी अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जो भी कंपनीज़ है, जो भी प्राइवेट सेक्टर है, वो यहाँ पर लेके आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इतना लोग यूज़ भी नहीं करते, वहाँ परचेसिंग पावर भी नहीं है, तो फिर यहाँ पर इतना ज़्यादा कॉस्ट निकलेगा नहीं, है ना। प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं, तो वो लोग यहाँ पर आएंगे नहीं। इसलिए ये पीएम वानी प्रोजेक्ट बहुत हेल्पफुल है। अब इसमें कौन कौन से की प्लेयर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पीडीओ, बहुत सारे पीडीओ रहेंगे एक एरिया में। ठीक है, मान लीजिए पूरे एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस की बात कर लेते हैं, अलग अलग पीडीओ। ये पीडीओ किससे कनेक्ट रहेंगे? पीडीओ एग्रीगेटर से। ठीक है, तो पीडीओ पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर से सारे लोग कनेक्टेड रहेंगे। और ये क्या करेंगे? पीडीओ एग्रीगेटर बेसिकली क्या करेगा? ये पीडीओ बैंडविड्थ खरीदेगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, इंटरनेट खरीदेगा टेलीकॉम सर्विस से और इनको प्रोवाइड करेगा। ये लोग आम जनता को, कॉमन पीपल को प्रोवाइड करेंगे, उनसे पैसे लेंगे। तो जितने पीडीओ हैं उनकी जो इनकम होगी वो भी बढ़ेगी, मतलब पान वाला चाय वाले की इनकम भी एक्स्ट्रा बढ़ेगी। जैसे एसटीडी बूथ से बढ़ा करती थी, उसी तरीके से अब पीडीओ से भी उनकी इनकम बढ़ेगी। पीडीओ को कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी उसमें रेगुलेटरी बर्डन को ईज़ करने के लिए उन्हें ये सुविधा दी गई है कि उन्हें बिल्कुल कोई रजिस्ट्रेशन किसी भी तरह की करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जितने भी पीडीओ का अकाउंट होगा वो कौन रखेगा? पीडीओ एग्रीगेटर। ठीक है, बेसिकली एग्रीगेटर सब सारे पीडीओज़ का अकाउंट, कितना डेटा यूज़ हो रहा है, वो सारी चीज़ें एग्रीगेटर जो है इनका रखेगा। उसके बाद एक और चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो है हमारा ऐप प्रोवाइडर। थर्ड जो प्लेयर है, की प्लेयर, इसमें कौन सा है? ऐप प्रोवाइडर। अरे भाई, आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर हॉटस्पॉट फ्री मिल रहा है, कुछ पैसे में मिल रहा है? पीडीओ सेंटर है, वो आपको एक ऐप के थ्रू मिलेगा। उसी ऐप के थ्रू आप कनेक्ट भी कर पाएंगे, एक्सेस पॉइंट प्रॉपरली वहाँ का होगा कुछ, उस ऐप के थ्रू आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो ऐप प्रोवाइडर जो है एक ऐप देंगे, ये कोई भी कर सकता है। बहुत सारे स्टार्टअप कंपनियां जो है ऐप प्रोवाइड कर रही है। आप अगर ऐप बना सकते हैं, आपका प्रोजेक्ट है, आप इसी पे बनाइए और सेंट्रल रजिस्ट्री, जो संचार विभाग है उसकी सेंट्रल रजिस्ट्री में, ठीक है, ये किसके अंदर आती है? डीओटी के अंदर। ये आप इसमें जाके क्या कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पूरी चीज़ों का ऐप प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर पीडीओ का रजिस्ट्रेशन भी सेंट्रल रजिस्ट्री में ही होगा। मतलब ये दोनों जो प्लेयर हैं इनको सेंट्रल रजिस्ट्री में क्या करना है? रजिस्टर करना है, उसके बाद ही काम किया जा सकता है। ये सारी प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। ये इसलिए इतना फ्री ऑफ कॉस्ट है ताकि तेज़ी से पीडीओ सेंटर देश में बनाया जा सके। अब बात करते हैं स्टेटस की। कोविड के पहले जो है लगभग 1.5 लाख
हमारे हॉटस्पॉट सेंटर, पीडीओ सेंटर बनाए जा चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली कोविड के बाद से अब वापस तेज़ी से पकड़ रहा है प्रोजेक्ट और धीरे धीरे इसमें काम बढ़ रहा है। अब बात करते हैं आखिर पीएम वानी की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहला तो नीड है, एक तो डिजिटल डिवाइड। पूरी देश जो है अलग अलग, रूरल एरिया में कनेक्टिविटी है नहीं इंटरनेट की और अर्बन एरिया में कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। तो डिजिटल डिवाइड एक सबसे बड़ा इशू है। दूसरा क्या है, लास्ट मिल कनेक्टिविटी नहीं है ऑब्वियसली, मतलब रूरल एरिया में नहीं है तो लास्ट मिल कनेक्टिविटी नहीं, बहुत सारे एरिया में तो बिजली भी नहीं है, इंटरनेट तो दूर की बात है, तो लास्ट मिल कनेक्टिविटी का इशू है ही। और तीसरा है जो प्राइवेट सेक्टर है वो अंडर सर्व एरिया में क्या है, एंटर होने में हेजिटेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इतना सारा टावर सेटअप करना, अपफ्रंट कॉस्ट बहुत हाई पड़ती है और वहाँ पर लोग ज़्यादा इंटरनेट यूज़ भी नहीं करते, तो उनका परचेसिंग पावर कम होता है, इंटरनेट यूज़ नहीं करते, तो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जाएगा ही क्यों। ये 3 मेन कारण हैं कि पीएम विंड जो है, अपना पीएम वानी जो है, ये एंटर करने की एज अ अल्टरनेटिव देखा जा रहा है। और क्या बड़ा रीज़न है, और उससे बड़ा रीज़न क्या है, एक तो मैंने आपको ब्रॉडबैंड सर्विसेज का भी बताया, उसके प्रोलिफरेशन के लिए भी ज़रूरी है। तो और जो नेक्स्ट है वो है 50% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ इंटरनेट एक्सेस कर पा रही है। अब अपने जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो लोग भी चाय बढ़िया इंस्टॉल में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं कौन होगा पीएम अगला, तो वो भी इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं 2 या 5 रुपए दे करके। तो 54% है जो पॉपुलेशन इंटरनेट यूज़ कर रही है। और अगर एनएसओ का सर्वे देखा जाए तो केवल 20% पॉपुलेशन के पास एबिलिटी है, मतलब डिजिटल लिटरेसी भी नहीं है, ठीक है। तो डिजिटल लिटरेसी भी कम है। इन सारे इश्यूज़ को कौन कर सकता है रिजॉल्व, पीएम वानी प्रोजेक्ट रिजॉल्व कर सकता है। कैसे कर सकता है बात करेंगे। एक तो पूरे देश में पीडीओ बन जाएं, अगर पूरे देश में पीडीओ बन जाएंगे तो लास्ट मिल कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगा इशू, है ना। लास्ट मिल कनेक्टिविटी का इशू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो इंटरनेट है बड़ा सस्ता है, कनेक्टिविटी तो सिर्फ प्रोवाइड हो रही है लेकिन उसके बाद उसका यूसेज भी तो होना चाहिए। अगर बहुत महंगा रहेगा तो कोई यूज़ करेगा क्या, नहीं। तो 2 से 5 रुपए में आपको क्या मिल जाएगा, सस्ता सा इंटरनेट मिल जाएगा। उसके बाद ये जो हमारे यहाँ डिजिटल लिटरेसी है जो कि बहुत लो है, उसको क्या कर सकता है, ब्रिज कर सकता है, उसमें उस डिजिटल लिटरेसी को बढ़ा सकता है। अरे भाई आपके पास कार है तो कार चलाना सीख जाओगे, पापा के पास है तो। जिसके पास कभी गाड़ी है ही नहीं वो गाड़ी चलाना सीख पाया है क्या। अगर आपके पास मोबाइल है और आपके पास इंटरनेट आ जाएगा तो इंटरनेट भी सीख जाओगे ना, आज नहीं तो कल। तो जब आपके पास इंटरनेट पहुंच जाएगा तो ये डिजिटल लिटरेसी भी अपने आप बढ़ने लगेगी कि नहीं लगेगी। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, और जो चौथा और मेन इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो है नर्चर ग्रोथ ऑफ नैनो एंटरप्रेन्योर्स। जो भी एंटरप्रेन्योर हैं, लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी और फिर उनको भी जो है आसानी से ग्रो होने का मौका मिलेगा। जो भी आइडियाज़ हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इनोवेशंस होंगे, तो जो रूरल इकोनॉमी है वो उसको भी बूस्ट मिलेगा, है ना। जितनी भी चीज़ें आप लिख सकते हो इसमें 100 बेनिफिट्स लिख सकते हो, ठीक। ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, ठीक है। जब लिटरेसी जो है बढ़ेगी तो डिजिटल डिवाइड, इंटरनेट एक्सेस बढ़ेगा तो डिजिटल डिवाइड तो कम होगा ही होगा। और बेटर पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ठीक है। ई गवर्नेंस जो सरकार प्रोवाइड कर रही है, मान लीजिए पीएम उमंग की बात करें, उमंग ऐप, ठीक। उमंग ऐप में गवर्नेंस सर्विस प्रोवाइड कर रही है सरकार, 200 से 300 सर्विसेज मान लो प्रोवाइड कर रही है। अब वो सर्विस प्रोवाइड तो कर रही है पर मेरे पास ना तो इंटरनेट है, और इंटरनेट है तो मुझे यूज़ करना नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ई गवर्नेंस देने का मतलब ही क्या है, अगर रूरल एरिया जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो लोगों को, वही इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, अगर हम पीएम वानी देते हैं तो ये सब इश्यूज़ रिजॉल्व होने की तरफ आगे बढ़ेंगे। हो तो नहीं जाएंगे लेकिन ये है कि बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, डिजिटल लिटरेसी इंप्रूव होने लगेगी, एक्सेस जो है बढ़ जाएगा लोगों का इंटरनेट का, तो ये सारे इश्यूज जो है हमारे रिजॉल्व होते नज़र आएंगे। कुछ कुछ इशू ज़रूर हैं इसमें, जैसे कि मोबाइल ऑलरेडी सस्ता डेटा प्रोवाइड कर रहा है, पीडीओ की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है इसका, एक तो प्राइवेसी का इशू है, हालांकि इसको रिजॉल्व करने के लिए पीडीपीडी एक्ट आ चुका है जिसके हमने बारे में बहुत सारे क्रिटिसिज्म पढ़ चुके हैं। और थर्ड है साइबर सिक्योरिटी का, और इंटरनेट के कोई भी जो है ऐसी टेक्नोलॉजी, उसमें साइबर सिक्योरिटी का इशू रहता ही है। तो ये 3 इश्यूज़ हैं, आप अपने इश्यूज़ लिख सकते हैं और कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि बिल्कुल अगर इसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये ट्रांसफॉर्म कर सकता है इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और लोगों को हर घर में जो है, हर जगह, हर रोड में एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है, वो भी मिनिमल कॉस्ट में 2 रुपये से 4-5 रुपये तक।
चाय वाला भी दे सकता है और उनकी इनकम भी बूस्ट होगी। समझ में आया क्या? तो ये बेसिकली आपका पीएम वानी प्रोजेक्ट हो गया और ये पूरा आर्टिकल हो गया। ठीक है, होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एट होम इन द वर्ल्ड। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और आपके GS1 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इस बार यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी के नेशनलिज्म के बीच का डिफरेंस और एजुकेशन पे क्या व्यूज़ हैं दोनों के। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है 2017-18 से न्यूज़ में है, अब तो लोग भूल चुके थे, इसलिए ये क्वेश्चन आ गया है। ऐसे यूपीएससी करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें न्यूज़ में होती हैं, लगातार आती हैं, वो आपको पूछी नहीं जाती जब वो बहुत हॉट होती है, और जैसे ही वो भूल जाते हो आपको वो क्वेश्चन दिखाई देता है यूपीएससी में। ये आदत है यूपीएससी की, इसलिए आप लोग पूरा पढ़ के जाइए लगातार। आप जो अगर स्टडी कर रहे हैं, कुछ 2 साल पहले इंपॉर्टेंट था, उसको आप आगे भी कंटिन्यू पढ़ के एक एक रीड करके ज़रूर जाइए। तो ये प्रीलिम्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उसके लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है न्यूज़? शांति निकेतन को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिल चुका है। ये कौन सी साइट है? 41st साइट है। 40th साइट कौन सी थी? धोलावीरा। इस पे क्वेश्चन आ चुका है क्या? बिल्कुल आ चुका है प्रीलिम्स में। इस पे क्वेश्चन आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है 41 पे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी कंट्री में है? इटली में। एशिया में बात करें तो चाइना में। इंडिया में सेकंड नंबर पे है 41st। समझ में आया क्या? तो इंडिया 41st हो गई है। इसके अलावा अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल की 3rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र। इतनी चीज़ें आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, इतनी चीज़ें आपको रटी हुई होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में कभी भी क्वेश्चन आपको इसके ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो 2010 से सरकार ट्राई कर रही थी, जब 150 साल पूरे हुए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के, उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तब से इसे वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस देने का ट्राई किया जा रहा था। फाइनली जो है सरकार हमारी सक्सीड हुई है और इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिल गया है। बेसिकली क्या है, इस शांति निकेतन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। 1901 में इसे इस्टेब्लिश किया गया रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में। इसकी अगर आप बात करें तो इसकी जो नींव थी वो देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा रखी गई थी। एक मेडिटेशन कैंप बनाया गया था जहाँ पर इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड वहाँ पर जाके लोग मेडिटेशन कर सकते थे। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ रेसिडेंशियल स्कूल खोला, जो कि एंशियंट इंडिया के ट्रेडिशन पे बेस्ड था। ठीक है, इसी के बाद 1917 में जब वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 चल रहा था, तो उससे दुखी होकर एक बुक लिखी गई। उस बुक का नाम था नेशनलिज्म बुक, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पूछी जा सकती है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा ये बुक लिखी गई थी नेशनलिज्म, जिसमें यूरोपियन नेशनलिज्म है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। उनके द्वारा इस बुक में क्लियरली खारिज कर दिया गया था, इंडिया को ऐसे नेशनलिज्म की ज़रूरत नहीं है जो कि बहुत नैरो माइंडेड है और टेरिटोरियल बाउंड्री पे सारा का सारा नेशनलिज्म है। सारा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नेशनलिज्म टेरिटोरियल बाउंड्री के बेसिस पे हुआ था और पूरी वॉर भी इसलिए हुई थी, तो उन्होंने खारिज कर दिया। उसके बाद बात करते हैं, उन्होंने विश्व भारती जो है ग्लोबल गुरुकुल की स्थापना की शांति निकेतन में 1921 में। ये विश्व भारती लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, क्योंकि इसके आसपास जो है वॉल बना दी गई थी और जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है शांति निकेतन का उसके अगेंस्ट है। इसके अलावा उन्होंने पार्थ भवन 1901 में इस्टेब्लिश किया था, जो कि रेसिडेंशियल स्कूल है। ये आपको प्रीलिम्स में सारे फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। पार्थ भवन किसने बनाया था, कब बनाया था? विश्व भारती कब बना था? 1921 में शांति निकेतन में ही बनाया गया था। और उस समय कौन सा जो है मूवमेंट चल रहा था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक और संस्था आप बता सकते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया भी इसी समय इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ये बेसिकली आपका प्री एस्पेक्ट हो गया। अब बात करते हैं जो शांति निकेतन है, जो एजुकेशन के ऊपर व्यू है किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। बड़ा ही होलिस्टिक व्यू था। वो क्लासरूम स्टडी के अगेंस्ट थे। एक टेरिटरी, मतलब उनका ये था कि भाई एक 4 दीवारे के अंदर बच्चा क्या पढ़ेगा, बुक में देख के क्या सीखेगा, उसे नेचर में लेके आओ, उसे होलिस्टिक स्टडी दी जाए। होलिस्टिक स्टडी मतलब आपको एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी होनी चाहिए। उनकी जो स्टडी थी, आइडिया था, वो उसका फाउंडेशनल बेसिस क्या था? एम्पैथी। जब बच्चा जाएगा, देखेगा नेचर को, तो जानवर, पशु, पक्षी सब कुछ देखेगा, सीखेगा, उनसे कंपैशन आएगा, उसके अंदर एम्पैथी आएगी और उसके कारण जो है ह्यूमनिज़्म जो वैल्यू है वो डेवलप होगी। बेसिकली उनका जो कॉन्सेप्ट था वो यूनिवर्सल ह्यूमनिज़्म का था और सोशल हार्मनी का था। वो
कहते थे कि कोई भी बाउंड्री, टेरिटोरियल बाउंड्री हो किसी देश की या फिर कोई भी बाउंड्री हो, किसी भी इंसान को, एक इंसान के दूसरे इंसान के लिए हमेशा प्रेम और सोशल हार्मनी होना चाहिए। और उसका मेन कारण क्या है, क्योंकि वो ह्यूमन है, ह्यूमैनिटी के कारण होना चाहिए। और उनको इसी कारण से जो जवाहरलाल नेहरू हैं दुनिया के सबसे बड़े ह्यूमनिस्ट माना करते थे। उनका नेशनलिज्म यूरोपियन नेशनलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट में था, बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो सोच रहे थे, उनका कहना था कि बाउंड्री के, टेरिटोरियल बाउंड्री के नाम पे पॉलिटिकल यूनियन हो रहा है, इकोनॉमिक यूनियन हो रहा है और लोग एक दूसरे को उसी के लिए मार रहे हैं जान से। इसलिए जो है हमारा जो कॉन्सेप्ट है, उनका नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने दिया था वो था ग्लोबल विलेज के नाम पे। पूरी दुनिया क्या है, एक कॉमन ग्लोबल विलेज है और सारे जो लोग हैं उसके सिटीज़न हैं, मतलब सिटीजनशिप, कॉमन सिटीजनशिप की बात की गई थी उनके द्वारा। और सब लोग एक दूसरे से कैसे बंधे हुए हैं, ह्यूमनिज़म या ह्यूमैनिटी की वैल्यूज़ के थ्रू बंधे हुए हैं। और उसके लिए कंपैशन और एम्पैथी बहुत ज़रूरी है। अगर सोशल हार्मनी इस्टेब्लिश करना है तो इसलिए कंपैशन और क्या होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए। और वो कैसे डेवलप होगी, नेचर बेस्ड एजुकेशन से डेवलप होगी। यही उनका पूरा कॉन्सेप्ट था। उनका जो नेशनलिज्म का व्यू है उसको 2017 में एक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास है जो कि आरएसएस की संस्था है, उन्होंने इसके नेशनलिज्म का जो थॉट है टैगोर के, उसको हटाने की बात की थी बुक से, एनसीईआरटीज़ वगैरह से। हालांकि 8th क्लास की एनसीईआरटी में अभी भी आपको ये मिल जाएगा और इसी पे क्वेश्चन भी आया था, गांधी जी का भी दिया हुआ है उसमें एजुकेशन, सेम वहीं से उठ के ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, लेकिन हालांकि ये बहुत समय से जो है न्यूज़ में था इसलिए आया। लास्ट ईयर भी एक आर्टिकल आया था इसमें इंडियन एक्सप्रेस में, इसलिए आपको ये पूछा गया। लेकिन अब बहुत लोग भूल चुके थे इसलिए भी इसका आने की संभावना थी और ये आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था। मैं आपको 2-4 लाइन उनकी पढ़ के बता देता हूँ उनका व्यू क्या था नेशनलिज्म में। उनका था, अ नेशन इन द सेंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन ऑफ द पीपल इज दैट एस्पेक्ट विच अ होल पॉपुलेशन अज्यूम्स व्हेन ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ मैकेनिकल पर्पस। व्हेन दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड कॉमर्स हुज अदर नेम इज नेशन बिकम ऑल पावरफुल एट द कॉस्ट ऑफ हार्मनी ऑफ सोशल लाइफ देन इट इज़ एन ईवल डे फॉर ह्यूमैनिटी। उनका यही मानना था कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन के नाम पे टेरिटोरियल हम क्या बना देते हैं, लाइन बना देते हैं और फिर उस टेरिटरी के नाम पे लड़ते हैं। आज भी देखें तो चाइना सिर्फ किस लिए लड़ रहा है, उसका जो नेशनलिज्म है वो बहुत ही पैरोकियल और नैरो माइंडेड है। पूरा अगर आप अर्थ को देखें तो पूरा अर्थ जो है एक सिंगल विलेज है और सारे सिटीजन उसके क्या हैं, उसी के जो है सारे लोग उसके सिटीज़न हैं। तो बेसिकली ह्यूमैनिज़म के नाम पे सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और जो कॉन्सेप्ट दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, वो क्या था, वो कॉपरेशन को एग्जिस्टेंस के बेसिस पे था पूरी ह्यूमैनिटी का। और उनका जो कॉन्सेप्ट था वो यूनिवर्सल ह्यूमनिज़म के नाम से जाना जाता है और उनको जवाहरलाल नेहरू ग्रेट ह्यूमनिस्ट ऑफ इंडिया के नाम से पुकारते थे। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था उनका। ये भी था एक कहना कि इंडिया में इतने सारा डिवीज़न है, कास्ट बेसिस पे, फेथ बेसिस पे, इंडिया में ये नेशनलिज्म नहीं टिक पाएगा क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा डिवीज़न है। तो इंडिया में यूरोपियन नेशनलिज्म नहीं चल पाएगा और सबको ही किसके बेसिस पे एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए, ह्यूमनिज़म के बेसिस पे, ह्यूमनिस्ट जो वैल्यूज़ हैं उसके बेसिस पे जुड़े होना चाहिए। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है, एज पार्लियामेंट टर्न 75 द स्टोरी ऑफ इट्स बैकबोन द सेक्रेटेरिएट। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशनल बेस्ड आर्टिकल है, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और उसको आपको रटना पड़ेगा क्योंकि वो प्रीलिम्स में आ सकती है। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल बेसिकली है, पार्लियामेंट की 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ों पे अलग अलग आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, जैसे कि उसकी कितनी एफिशिएंसी रही, क्या क्या बिल पास हुए। लेकिन एक चीज़ जो हम भूल जाते हैं वो है पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट में लोगों का जो हार्ड वर्क है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद करना और उसकी इम्पोर्टेंस। तो पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट, इसका इवोल्यूशन के बारे में बात की है, इसका हेड कौन है इसके बारे में बताया गया है, इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई है। तो शुरू करते हैं पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट के बारे में। है क्या ये? इट इज़ अ प्रोफेशनल बॉडी एडवाइजेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द 2 हाउसेस। तो ये जो हमारे चेयरमैन हैं और स्पीकर हैं, इनको बेसिकली एडवाइस करने का काम कौन करता है? पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट
करता है। इसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं, ये बताते हैं कि एडवाइस करते हैं कि कैसे हाउस को स्मूथली रन किया जाए। साथ में एमपीज़ को वो इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि वो अपनी लेजिस्लेटिव जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा कर सके। अगर उन्हें बिल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करते हैं, और आसानी से जो इस लेजिस्लेचर है उसकी फंक्शनिंग स्मूथली चल सके, ये काम किसका होता है? पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट का होता है। अगर पार्लियामेंट बॉडी है तो सेक्रेटेरिएट इसकी क्या होगी? बैकबोन होगी। अब इसके इवोल्यूशन की बात करते हैं। इवोल्यूशन में जो विट्ठल भाई पटेल हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। उन्हीं ने ये आइडिया जो है पायनियर किया था, सबसे पहले दिया था 1925 में, जब वो स्पीकर इलेक्ट हुए थे, फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर थे 1925 में सेंट्रल असेंबली में। उन्होंने ये आइडिया दिया था कि अगर जो है स्पीकर को इंडिपेंडेंटली काम करना है तो उसके अंदर एक स्टाफ की ज़रूरत है, और उसके अंदर इसलिए एक सेक्रेटेरिएट बनाने की ज़रूरत है ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। फाइनली 1929 में उनका जो परसिवरेंस है वो काम आया और एक सेपरेट ऑफिस बनाया गया जिसमें अलग अलग लोगों को रिक्रूट किया गया और जो कि अनकनेक्टेड था गवर्नमेंट के। उसका पहला काम क्या था? पार्लियामेंट्री रिपोर्ट प्रोवाइड करना। अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री रिपोर्ट की तो पार्लियामेंट्री रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा रूल ऑफ प्रोसीजर इसमें क्लियरली दिया हुआ है। क्या दिया है? जो सेक्रेटरी जनरल हैं शैल कॉज टू बी प्रिपेयर्ड अ फुल रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस एट ईच ऑफ इट्स सिटिंग एंड सून एज प्रैक्टिकेबल पब्लिश इट इन सच फॉर्म एंड मैनर एज डायरेक्टेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो बेसिकली जो लोकसभा राज्यसभा रूल है उसमें क्लियर कट कहा गया है कि जो जनरल सेक्रेटरी इनको बेसिकली क्या करना है? एक पूरी रिपोर्ट बनाना है, जो भी हाउस में प्रोसीडिंग हो रही है उसकी कंप्लीट रिपोर्ट, कौन क्या बोल रहा है, कौन ने क्या नहीं बोला है, सारी चीज़ें कवर की जाएगी, है ना। किसने जो है किसको क्या कहा, एग्जैक्ट उसका क्या किया जाएगा? रिपोर्ट बनाई जाएगी, और उसको जो है किसके गाइडेंस में बनाया जाएगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के गाइडेंस में बनाया जाएगा, और बहुत जल्दी जो है प्रैक्टिकल टाइम में उसे पब्लिश किया जाना ज़रूरी है। अगर इसकी बात करें, इसका जेनेसिस 1861 में है, जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और गवर्नर जनरल के बीच में बातचीत चल रही थी, तब उन्होंने कहा था कि जो भी प्रोसीडिंग हो रही है काउंसिल में उसकी करेक्ट रिपोर्ट आनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं 1921 में जब शॉर्ट हैंड आ गया था, तब एग्जैक्ट एड वर्बटिम मतलब रिकॉर्ड, एड वर्बटिम रिकॉर्ड का मतलब होता है एग्जैक्ट जो भी बोला जा रहा है उसका एग्जैक्ट कॉपी किया जाएगा, एग्जैक्ट उसकी राइटिंग की जाएगी। तो जो भी प्रोसीडिंग हो रही थी उसका 1921 में जो है स्टार्ट हो गया था एग्जैक्ट वर्बटिम रिकॉर्डिंग होना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एमएन कॉल की, जो बिल्डर हैं बेसिकली, जो प्रोफेशनलाइज किया है सेक्रेटेरिएट को, उनमें एमएन कॉल का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफिस कब ज्वाइन किया था? 1937 में। उसके बाद सेक्रेटरी बने वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उन्होंने बेसिकली इस पूरी बॉडी को प्रोफेशनलाइज किया है। पोस्ट इंडिपेंडेंस उन्होंने एक रिसर्च एंड रेफरेंस सर्विस शुरू की थी जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती थी किसी भी बिल से रिलेटेड अगर डिस्कस करना है तो। उन्होंने 1956 में क्या कहा था कि सेपरेट बिल्डिंग की ज़रूरत है सेक्रेटेरिएट के लिए, लाइब्रेरी और कमिटीज़ और एमपीज़ के लिए, ठीक है। तो उनका बहुत बड़ा रोल था। अगर हम बात करें तो फिर नेक्स्ट है पार्लियामेंट मैनी लैंग्वेजेस। 1964 में हिंदी और इंग्लिश में जो भी प्रोसीडिंग होती थी उसको हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिया जाता था, लेकिन अभी की बात करें तो टोटल 22 लैंग्वेज में साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। और इन सब के पीछे ये सारे लोग पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट में जो लोग हैं वो ये सारा काम करते हैं। आपने देखा होगा प्रोसीडिंग में सामने कुछ लोग टाइपराइटर लेके बैठे रहते हैं, पूरे समय रिकॉर्ड करते रहते हैं, वही पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट में जो है काम करते हैं, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है वो यहाँ से शुरू होती है जो आपके यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1974 में कमिटी ऑफ एमपी रिकमेंडेड स्ट्रक्चरिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा सेक्रेटेरिएट इनटू 11 फंक्शनल एरिया। अलग अलग एरिया में जो 1974 में कमिटी थी एमपीज़ की, उन्होंने रिकमेंड किया कि जो सेक्रेटेरिएट है उसको अलग अलग फंक्शनल एरिया में डिवाइड करना चाहिए। हालांकि अभी जो है देखें तो 8 अलग अलग सर्विसेज में उसे डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी सर्विसेज हैं? लेजिस्लेटिव जो सारा का सारा हाउस का वर्क है उसमें, लाइब्रेरी, रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन, एड वर्बटिम रिपोर्टिंग, जो भी प्रोसीडिंग हो रही है उसकी रिपोर्ट एक पर्टिकुलर सेक्शन करेगा,
एडिटोरियल एंड ट्रांसलेशन, एक सेक्शन ट्रांसलेशन करेगा। तो इस तरीके से अलग अलग सर्विस जो है बनाई गई। टोटल 8 सर्विसेज जो हैं अभी एट प्रेजेंट सेक्रेटेरिएट ऑफिस में। और टोटल कितने लोग जॉब कर रहे हैं? 2200 लोकसभा में और 1500 लोग राज्यसभा में। अब कॉन्स्टिट्यूशन के क्या प्रोविजन है? कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज दैट पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ टू रेगुलेट रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है कि उन्हें कैसे जो है उनकी जो रिक्रूटमेंट और कंडीशन है वो बेसिकली जो भी लोगों का अपॉइंटमेंट होगा सेक्रेटेरिएट में वो कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट करेगी। लेकिन पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ बनाया नहीं। और उनका जो अपॉइंटमेंट है वो किसके हिसाब से होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, उनके द्वारा जो बनाए गए रूल्स हैं उसके हिसाब से जो भी लोग हैं उनका क्या होता है? रिक्रूटमेंट होता है, उनका सर्विस टेन्योर सब डिसाइड किया जाता है। द सेक्रेटरीज जनरल ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर एट द हेल्म ऑफ द रिस्पेक्टिव सेक्रेटेरिएट। तो जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो टॉप होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं इस पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट में। ठीक है, कौन इन्हें रिक्रूट करता है? जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो। अगर राज्यसभा का सेक्रेटेरिएट है, जनरल सेक्रेटरी है, तो उसे कौन रिक्रूट करेगा? चेयरमैन करेगा। अगर लोकसभा का जनरल सेक्रेटरी है तो उसे कौन रिक्रूट करेगा? स्पीकर करेगा। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द टू हाउस हैव डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द सेक्रेटरी जनरल। फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा, सेम बात की जा रही है। द ऑर्डर ऑल्सो एम्पावर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा टू फिल सीनियर पोजिशन लाइक द सेक्रेटरी एंड एडिशनल सेक्रेटरी। ठीक है, एडिशनल सेक्रेटरी भी कौन करता है? फुल मतलब कौन इसको रिक्रूट करता है? हमारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो भी, एडिशनल सेक्रेटरी भी वही रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेक्रेटरी जनरल के बारे में दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन ना पहले आ चुका है, कैबिनेट सेक्रेटरी के ऊपर आया है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो, रट्टा मार लो। सेक्रेटरी जनरल का काम क्या है? सेक्रेटरी जनरल aids and advise the presiding officer of the house in discharging his constitutional and statutory responsibility। तो aid and advise करने का काम करता है, फर्स्ट फंक्शन। दूसरा क्या है? इट basically render advice to presiding officer as well as house on all the matter relating to running of the house and its committee। तो सारा मैटर जो भी हाउस से रिलेटेड है उसकी इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, और दूसरा इसका काम क्या है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ द सेक्रेटेरिएट ऑफ द हाउस, बेसिकली ही इज़ ऑल्सो अ हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये पार्लियामेंट सेक्रेटरी का सेक्रेटेरिएट का हेड कहलाता है और सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम यही करता है। तो इसके दो फंक्शन हैं और दोनों को आपको रटना है, यही हमारा आर्टिकल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन इसे सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करता है? जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है क्या? नहीं दिया है। पार्लियामेंट ने लॉ बनाई है कि नहीं बनाई है? किसके हिसाब से चलता है? ये सब रूल्स जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बनाए हैं। इसके अलावा इसका काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर है। जो भी जो भी सेक्रेटेरिएट है उसका हेड कौन है? जनरल सेक्रेटरी। उसके अलावा एडवाइस करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, और जो भी मैटर है रिलेटेड टू अब हाउसेस उसकी प्रोसीडिंग से रिलेटेड वो सारा जो है कौन करेगा? देखेगा जनरल सेक्रेटरी। इवन अ रिटर्निंग ऑफिसर भी होता है, अगर आपको याद होगा तो जो राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं उसमें प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो सेक्रेटरी जनरल ही होता है। ये एक बार आप चेक कर लेना, बाकी ये 100% यही होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका लास्ट आर्टिकल था। थैंक यू, एन्जॉय योर डे।